नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग। और देखिए, आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आज हम लोग प्रीलिम्स के साथ साथ हम लोग मेंस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़िए, सेशन को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं हमेशा कहते हैं, जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें। और जो कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट जो बता रही हूँ, जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होंगे, उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए। और रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग, इस बात की मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि जो लोग भी डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट बहुत जल्द देने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। देखिए, 26 जनवरी के अवसर पे जब परेड होती है तो वहां पे विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी झांकियां निकलती हैं। हर साल हमने देखा है कि उस दौरान जो है हर झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए जल्दी से जिन लोगों को आंसर आ रहा है वो आंसर करें, जिन्हें आंसर नहीं आ रहा वो ध्यान से देखिए। ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर इज बी। उत्तराखंड की जो झांकी है उसको यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पे। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो नई दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है, देखिए पहले इसका नाम राजपथ था ना, इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कर्तव्य पथ पर देखिए परेड निकाली जाती है। इस परेड में इस साल देखा जाए तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जो है भाग लिया। और इस परेड के दौरान हर राज्य अपनी अपनी झांकी निकाला और सबसे जो अच्छी झांकी थी, जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, वो मिली उत्तराखंड की। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो झांकी थी वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। और इससे देखा जाए, इस झांकी में जैसा कि आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने देखिए क्या प्रदर्शित किया, कार्बेट नेशनल पार्क। इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। दूसरा, यहाँ की एक नृत्य है छोलिया नृत्य। तो प्रसिद्ध जो छोलिया नृत्य है उसका प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रदर्शन किया गया है इसमें जो झांकी में उत्तराखंड के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं। दूसरा, यहाँ के इस राज्य का प्रमुख नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य छोलिया नृत्य। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, हाल फिलहाल में खबरों में रहा छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरे स्थान पे देखा जाए तो महाराष्ट्र की झांकी थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। इन्होंने क्या प्रदर्शन किया था, तो अयोध्या का जो दीप महोत्सव था, ध्यान रखिएगा, अयोध्या दीप महोत्सव का इन्होंने अपनी झांकी में प्रदर्शन किया था, दीपोत्सव। ठीक है, दीप महोत्सव। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है तीसरे स्थान पे। यही बात किया जाए, जो रेजिमेंट की बात किया जाए दोस्तों, तो पंजाब जो रेजिमेंट सेंटर है उसकी जो टुकड़ी, इसमें तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जो पुरस्कार जीता है वो पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टुकड़ी ने जीता है। ध्यान रखिएगा, तीनों सेवाओं में। और वही बात किया जाए कि ये जो सीआरपीएफ है, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में उसे चुना गया है। अगर हम देखें मंत्रालय और विभागों में जो श्रेणी पुरस्कार दिया गया है किस मंत्रालय के तहत, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, तो जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसकी झांकी को विजेता चुना गया है। किसके तहत, किस श्रेणी में, जो केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को चुना गया है। वही बात करें कि पसंदीदा जो झांकी थी उसकी श्रेणी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ चुना गया, यानी कि पॉपुलर चॉइस में देखा जाए तो गुजरात की जो झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। और यहाँ पे पॉपुलर चॉइस में जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसका दूसरा स्थान आ जाता है। उस तरह सर्वश्रेष्ठ झांकी में देखिए किसका आता है दोस्तों, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आ रहा है। लेकिन पॉपुलर चॉइस यानी कि पसंदीदा झांकी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आ जा रहा है और महाराष्ट्र देखिए तीसरे स्थान पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, और यहाँ गुजरात जो है पहले स्थान पे आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। आप जिम कार्पेट नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, कहाँ पे है, इसके यहाँ से कौन सी नदी बहती है, किस लोकेशन में है, ये थोड़ा देख लीजिए। प्रसिद्ध छोलिया नृत्य देख लीजिए। उत्तराखंड की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख लीजिए। बाकी तो मैं क्लास के दौरान बहुत सारी चीजें कराती हूँ, कराई भी हूँ। जो लोग
डेली फॉलो कर रहे होंगे उनको चीजें पता होंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सेवल टेल तितली की उपस्थिति दर्ज की गई। ठीक है, सेवल टेल तितली की उपस्थिति दर्ज की गई है जो बहुत समय से विलुप्त हो चुकी थी। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, केरल में या फिर त्रिपुरा में। करेक्ट आंसर इज ए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए ये जो आप स्क्रीन पे इस तितली को देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो तितली है ये बहुत समय पहले, ठीक है, ये कभी म्यांमार में, कभी दक्षिणी चीन में, वहां से लेकर के आप देखेंगे तो चीन से लेकर के वियतनाम, इन सब जगहों पे पाई जाती थी, लेकिन समय के साथ ये क्या हो गए, विलुप्त हो गई। ठीक है, तो ये जो सेवटेल, यहाँ पे सेवटेल तितली, ये ध्यान रखिएगा ये प्रजाति है तितली की। ठीक है, जिसको अभी हाल ही में क्या किया गया, अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, यानी कि पहली बार ये भारत में देखी गई, इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है सेवटेल तितली की। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, और ये पहली बार भारत में देखी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश में भी कहा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पे इस सेवटेल तितली की प्रजाति देखी गई है। और इस तितली का देखिए नाम क्या है, ये एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है, नोबेल हेलन नाम है इसका, यानी कि साइंटिफिक नेम देखिए इसका क्या है, पेपिलियो नोवेली। ठीक है, तो नोबेल हेलन ये तितली का नाम है, किस प्रजाति से संबंधित है, सेवटेल तितली की प्रजाति से संबंधित है। और ये देखा जाए पहले ये थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया यहाँ पे पाई जाती थी, और लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई थी। भारत में से पहली बार देखा गया है कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहां, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा यूपीएससी में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा गया, इवन आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ये राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तितलियों के बारे में सबसे अच्छी स्टेटमेंट यहाँ पे एक बात कही गई है, जो तितलियां होती हैं वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को कितना देखिए बनाए रखती हैं, कितना ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा ये जो तितलियां होती हैं वो जैव विविधता की स्थिति और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक नदी के ही नाम पे इसका नाम पड़ा है, जिसका नाम है नामदफा। ठीक है, और ये नदी जो है ध्यान रखिएगा ये मिल जाती है, ये देखा जाए तो वहीं से ये निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में ये होती हुई जाती है। तो ये देखा जाए इसी उद्यान से ये होकर के गुजरती है ये नदी, और यह आगे जा करके नोआ देहिंग नदी से मिलती है। दोस्तों नोआ देहिंग नदी की बात किया जाए, देहिंग पटकाई आप लोगों ने सुना होगा। नोआ देहिंग जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है नोआ देहिंग। और इसी नोआ देहिंग से देखा जाए मिलती है कौन, नामदफा नदी। और नामदफा नदी चूंकि इसी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो नदी है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इस उद्यान में बहती है। ठीक है, इस उद्यान की बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो कहां स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम लोगों ने पहले ही देखा, ये 1985 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और ये ध्यान रखिएगा ट्राई जंक्शन, जहां पे म्यांमार, भारत और चीन की सीमा आपस में मिल रही है, उसी ट्राई जंक्शन पे ये बिल्कुल स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर पे ये स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके और विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो देखा जाए ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का। दूसरे नंबर पे देखा जाए राजस्थान का जो डिजर्ट नेशनल पार्क है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों देखा जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि कहां पे है, उत्तराखंड का। और चौथे नंबर पे कौन आता है दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आता है। इस उद्यान के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसे जो है 1983 से ही इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। वही बात किया जाए यूनेस्को में जो है इसको ये यूनेस्को की जो विश्व विरासत की अस्थायी सूची है उसमें भी इसका स्थान है। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जो है जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इवन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां जो है बड़ी बिल्लियां जैसा ही 4 समान प्रजातियां पाई जाती। कौन कौन सी, टाइगर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनका जो है साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, तेंदुआ पैंथेरा पाइस, ठीक है, स्नो लेपर्ड पैंथेरा अनाकिया,
क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, नियोफेलिस नेबुलोसा। तो ये चारों प्रजातियां जो कि बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, ये एक ही उद्यान में पाई जाती हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे ये चारों प्रजातियां एक साथ पाई जाती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे जो लंगूर की एक प्रजाति है हुलाक गिब्बन, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एकमात्र लंगूर की प्रजाति जो है हुलाक गिब्बन, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यहां से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। अब थोड़ा सा देखिए, अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर देखिए हम लोगों ने बात किया था कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा था केरल का एक जिला है कुन्नूर जिला। ठीक है, हम लोगों ने देखा था केरल का एक जिला, कौन सा जिला था दोस्तों? कुन्नूर जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुन्नूर जिला, कन्नूर जिला। और यहाँ पे कन्नूर जिला, और यहाँ पे एक तितली मिली थी अभी हाल फिलहाल में, तितली की एक नई प्रजाति मिली थी, कौन सी दोस्तों? व्हाइट। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, मैं लिखवा दे रही हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में केरल के कुन्नूर जिले में व्हाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई, ठीक है, इसकी प्रजाति मिली थी। और अगर हम लोग को याद होगा नवंबर 2021 में, ठीक है, नवंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जो वहां पे केसरे हिंद जो तितली थी, 3 कलर की थी केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद जो तितली थी उसको राज्य तितली का दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए कि केरल के कन्नूर जिले में अभी हाल ही में एक जो है नई तितली खोजी गई थी, कौन सी थी? तो व्हाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई। और नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि केसरे हिंद किस राज्य की जो है राज्य तितली घोषित की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि खेलो इंडिया युवा खेल यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हो गया है, 5वां संस्करण है। कहां पे कौन मेजबान राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो देखा जाए जो वर्तमान में देखा जाए यहाँ के जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही यहाँ पे यानी कि मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण है उसका उद्घाटन किया है। और कहाँ पे इस खेल का आयोजन शुरू किया गया है? तो वहां पे भोपाल, जो कि यहाँ की कैपिटल है मध्य प्रदेश की, वहां पे टीटी नगर स्टेडियम यानी कि तात्या टोपे नगर स्टेडियम है, वहीं पे इस खेल का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। और साथ ही उनके साथ कौन थे? मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के। यहाँ पे बात किया जाए इस साल जो है जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 है, जो कि 5वां संस्करण है, इसका मेजबान राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। और इस खेल की शुरुआत देखिए 31 जनवरी से हुई है और ये खेल 11 फरवरी तक चलेगा। इस खेल में देखिए इस साल कुछ नए खेलों को भी शामिल किया गया है, वो खेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा खेल है? जैसे कायांकिंग, ठीक है, कायाकिंग जो कि पानी में खेले जाना वाला खेल है, ठीक है, कैनोइंग है, कैनोसेलम है, तलवारबाजी, ये जो खेल है इस साल इस खेलो इंडिया यूथ गेम का हिस्सा रहे हैं। थीम क्या है इस साल की खेलो इंडिया यूथ गेम की? तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है, ये इस साल की थीम रही है। बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के संबंधित। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 2018 में की गई थी। किस नाम से? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से किया गया था। बाद में इसका चल करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। अगर देखिए चौथा जो हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, ये जून में हुआ था, ठीक है, हरियाणा में आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम को आयोजित करने का? तो ये देखा जाए जो स्थानीय स्तर पे जो खेल प्रतिभा होती हैं उनको खोजना, क्योंकि स्थानीय स्तर पे हो रहा है, वहां के राज्य के लोग, छोटे छोटे जो गांव है तबके के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर उनकी प्रतिभा जो है उभर करके आएगी। और उन्हें फिर जब ये प्रतिभागी सामने आएंगे, उनको खोजा जाएगा, तो फिर उनको राष्ट्रीय स्तर पर और फिर उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या किया जाएगा? ट्रेंड किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो एक तरीके से जो हमारे जो यहाँ पे जो खिलाड़ी लोग हैं जो ऐसे अभी नहीं किन्हीं कारणों से वो सामने नहीं आ पा रहे या फिर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो आ सके, तो उन प्रतिभा को खोजना वो नहीं आ सके, हम उन तक पहुंच करके, सरकार उन तक पहुंच करके उनको क्या करेगी? योग्य बनाएगी, उनको प्रशिक्षित करेगी कि वो देश के स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम ऊंचा करें। तो यही इसका उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है
पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक जो है ये पहली G20 बैठक है, कहां पे की गई दोस्तों? चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जैसा कि आपको पता है भारत जो है 2023 में अध्यक्षता कर रहा है किसकी? G20 की। 2022 की किसने किया था दोस्तों? ये किया था इंडोनेशिया ने। उसके बाद 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की, और भारत की अध्यक्षता में हम लोगों ने देखा बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें देखा जाए जो भारतीय पहली जो G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की जो बैठक हो रही है भारत की G20 की अध्यक्षता में, वो आयोजित की गई है चंडीगढ़ में। ठीक है, बैठक का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए इस जो बैठक का उद्देश्य रहा है वो एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जो संरचना है उसको मजबूत करना, और साथ ही साथ जो कमजोर देश हैं जिनके सामने बहुत सारी वित्तीय या फिर आर्थिक समस्याएं होती हैं, उनको क्या करना, उन कमजोर देशों के सामने जो चुनौतियां हैं उनका क्या करना, उनका समाधान खोजना और या फिर उनका निपटान करना। बहुत सारी ऐसी ही जो है चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। कहां पे किया गया है दोस्तों? चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि G20 की अध्यक्षता में जो पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई थी वो कहां पे की गई थी, और भारत की तरफ से शेरपा कौन है? मैं बार बार आपको बताई हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संस्था द्वारा आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया गया है? तो निधि आपके निकट जो कार्यक्रम है ये एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसको देखिए किसके द्वारा? EPFO द्वारा, RBI द्वारा, नीति आयोग द्वारा या फिर सेबी द्वारा। दोस्तों करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है फंड है, यानी कि EPFO के द्वारा इसे जो है इस आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यानी कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उससे देखा जाए देश के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लगभग जो यहाँ पे 685 से अधिक जो जिले हैं उनमें अपनी उपस्थिति को दर्ज करना, एक तरीके से अपनी पहुंच को सुनिश्चित करना उन जिलों तक जहां इसकी पहुंच नहीं है EPFO की, तो वहां तक अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए इस निधि आपके निकट 2.0 जिला आउटरीच कार्यक्रम को शुरुआत की है। देखिए यहाँ पे जो है ये एक इसकी जो शुरुआत किया गया है, इसका जो उद्घाटन किया गया एक तरीके से, तो यहाँ पे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और EPFO के अधिकारियों की उपस्थिति में EPFO मुख्यालय से आरती आहूजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सचिव है श्रम और रोजगार मंत्रालय, तो आरती आहूजा के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है निधि आपके निकट 2.0 किसके द्वारा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। उद्देश्य देखिए क्या है इस कार्यक्रम का? तो देश के जितने सभी जो जिले हैं उनमें एक ही दिन में जो है यानी कि 27 तारीख तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यहाँ पे 685 यानी कि 685 जिलों में कैंप लगाएगा EPFO और लोगों तक जुड़ेगा एक तरीके से, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन आप लोगों ने सुना होगा ना कि हर तबके तक पहुंच, उसी तरीके से ये भी है कि हर लोगों तक जो है EPFO जो फंड है यानी कि EPFO के तहत जो है लोगों को कनेक्ट करना, यही इसका उद्देश्य आप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो कितने जिलों में? 685। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? लाडली बहना योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर बिहार। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने देखिए नर्मदा जो जयंती थी उसी के अवसर पे इन्होंने जो वहां की बेटियां हैं उनके लिए एक योजना की शुरुआत की है। क्या नाम है? लाडली बहना योजना। देखिए राज्यों की जो योजना है वो आपसे पूछी जाती है कि अभी हाल फिलहाल में ये योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
योजना के जरिए देखिए सरकार क्या करेगी, एक तरीके से वहां की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो वहां पे किसको, सबको नहीं, देखिए जो गरीब तबके की जो बेटियां होंगी, जो मध्यम वर्गीय परिवार की जो बेटियां होंगी, उनको जो है हर महीने उनको 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो लाडली बहना योजना है, ये एक तरीके से आर्थिक सहायता है सरकार की तरफ। और सरकार जो है इस योजना के तहत, कौन सी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो इस योजना के तहत 5 साल में जो प्रत्येक बहनें हैं उनके खाते में 60,000 की राशि जो है वो उपलब्ध कराएगी, डाली जाएगी। सरकार के द्वारा 60,000 की राशि का टारगेट किया गया है कि अगले 5 सालों में इनकी बेटियों के जो है, जो मध्यम परिवार की जो है, परिवार की जो बेटियां हैं, जो गरीब परिवार की तबके की बेटियां, उनके खाते में 60,000 रुपया उपलब्ध कराना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में भी। देखिए मध्य प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों, तो यह जो है इसके कैपिटल क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री की बात किया जाए शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। वहीं बात किया जाए संसदीय क्षेत्र की, तो राज्यसभा में इसकी 11 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 29 सीटें हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान किसके पास है दोस्तों, वो है नेशनल पार्क किसके पास, आप बताइए। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान के मामले में मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कुन्नू नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, जो नामीबिया से जो चीते लाए जा रहे हैं और जो दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए जा रहे हैं। नामीबिया से कितने लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे, मैंने आपको बताया था, जिसमें से कितनी थी, 3 थे नर थे और 5 मादा थी। पिछले साल जो है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे लाए गए थे 17 सितंबर को। उसमें से एक मादा चीता का नाम प्रधानमंत्री जी ने रखा था, क्या रखा था, आशा रखा था। फिर उसके बाद पुनः जो है दक्षिण अफ्रीका से अभी लाने की दूसरी खेप की बात की गई है। जो है कितने चीते लाया जाएगा, 12 चीते लाया जाएगा। तो इस तरीके से कुन्नू नेशनल पार्क आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में ही है, कुन्नू नदी यहाँ से बहती है, ये चीज हम लोगों ने बात किया था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखिए, सारे राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो प्यूमा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो बनाई गई है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो हरमनप्रीत कौर जो है वो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं और ये इस साल यानी कि 2023 में प्यूमा इंडिया का प्रचार प्रसार पूरा करेंगे। जो उसके फुटवेयर्स होते हैं, जो उनके परिधान होते हैं, जो उनके एसेसरीज होते हैं, उनका पूरा क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, ये हरमनप्रीत कौर के द्वारा किया जाएगा। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने के साथ ही देखा जाए ये एक रोस्टर में, यानी कि एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल हो गए। कितने बड़े बड़े हस्ती यहाँ पे देखा जाए तो विराट कोहली भी रहे हैं, केएल राहुल रहे हैं, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा, इन जैसे ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में शामिल हो गए। कौन, यहाँ पे हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ये वर्तमान में देखा यहाँ पे ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई है वो बनाई गई है हरमनप्रीत कौर। अब कुछ अन्य भी ब्रांड एम्बेसडर देख लेते, देखिए जो आपकी न्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो निखत जरीन बनाए गए हैं ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। वहीं जो उत्तराखंड राज्य यानी कि सांस्कृतिक विरासत के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए उत्तराखंड राज्य के बनाए गए वो प्रसून जोशी बनाए गए हैं। और यहाँ पे ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ जो एरोस्पेस है उसके ब्रांड एम्बेसडर देखिए महेंद्र सिंह धोनी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर लगातार इस ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस है उसके बारे में हम लोगों ने लगातार पढ़ा है। वहीं देखा जाए देश के मेंटर जो अभियान चलाया गया उसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। और केरल पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो PR शीजेस है। और वहीं बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो संजय दत्त है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो मैच द फॉलोइंग करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो अमनप्रीत सिंह जी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं।
तो ये एयर मार्शल है अमनप्रीत सिंह, और इनको देखा जाए अभी हाल फिलहाल में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान ले रहे हैं दोस्तों? तो ये ले रहे हैं एयर मार्शल संदीप सिंह का ये स्थान ले रहे हैं। बात करें अमनप्रीत सिंह जी की, तो ये वर्तमान में जो प्रयागराज स्थित सेंट्रल एयर कमांड है उनके ये प्रमुख हैं, इस समय उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और इन्होंने 1984 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में इनको कमीशन किया गया था। ठीक है, अब चूंकि बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ये कब बना, ये कब स्टेब्लिश हुआ। तो देखा जाए भारतीय वायुसेना का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो 8 अक्टूबर को हुआ था 1932 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय वायुसेना। और वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं वो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। अगर बात करें, देखा जाए जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, बल्कि तीनों ही सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, और चूंकि 8 अक्टूबर को इसको स्थापना था, तो इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम हर साल 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य देख लीजिए, यहाँ पे प्रमुख देख लेते हैं, जो अन्य सेना और जो अर्धसैनिक बल है उनके वर्तमान के प्रमुख देख लीजिए कौन कौन है। थल सेना के प्रमुख की बात किया जाए दोस्तों, तो जनरल मनोज पांडे जो है इस समय वर्तमान में इसके प्रमुख है। वही बात किया जाए नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। और भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक वर्तमान में कौन है? डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है। वही बात किया जाए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की बात किया जाए तो महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन है। और सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं वो अनीश दयाल सिंह जी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट जो प्रमुख हैं हमारे जो सेना है, जो अर्धसैनिक बल है, उनके जो प्रमुख हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो शख्सियत रहे हैं, आज वर्तमान में वो है नहीं हम लोग के साथ, लेकिन आप बताइए कि कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, तो करंट के साथ साथ यूपी स्पेशल भी आपका हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उन्हीं के नेतृत्व में जो प्रदेश की जो वंचित वर्ग की जो बेटियां हैं उनको सक्षम करने के लिए और साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां की सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये राज्य के सभी कितने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, वहां पे 746 जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उनमें जो है लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर ये काम करेगा। ठीक है, अभियान का उद्देश्य देख लीजिए क्या है। जितने भी जो वंचित, ध्यान रखिएगा वंचित वर्ग की बेटियां, संचित लिखा गलत है, जो वंचित वर्ग की बेटियां उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना, उनको सक्षम बनाना, वो अपने बारे में समझ सके उनके अधिकार क्या है, और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना, यही इस समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी स्पेशल भी है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया है? देखिए जो आपका सिंधु जल संधि है, जिन लोगों को पता होगा कि किस देश के साथ है भारत का ये जल संधि, तो वो इजिली इसका आंसर कर लेंगे। बाकी अभी हाल फिलहाल में भारत ने उस देश को नोटिस जारी किया है इस सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी, यानी कि पाकिस्तान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखिए अभी काफी पुराना ये संधि है और ये 6 दशक पुरानी संधि है। तो यहाँ माफ करिए, हाँ 6 दशक पुरानी ये संधि है और यहाँ पे जो है ये पुरानी संधि जिसका नाम क्या है, सिंधु जल संधि, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। और इसमें संशोधन की मांग किया गया है भारत सरकार के द्वारा और इसी संशोधन के लिए जो है पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है। और ध्यान रखिए इस संशोधन में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, तो माफ करिएगा इस संधि में बहुत सारे अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 12(3), ठीक है। उसी के तहत जो है सरकार ने ये नोटिस जारी किया गया क्योंकि इस संधि के तहत कहा गया है कि जब भी समय समय पे आवश्यकता पड़े तो देश आपस में मिल करके इसमें संशोधन कार्य कर सकते हैं। नोटिस जारी किया गया और देखिए कुछ जो नदियां हैं उनमें कुछ परियोजना भारत की तरफ से बनाई जा रही है जो भारत के अधिकार में है, लेकिन इन परियोजनाओं के निर्माण पर बार बार जो है पाकिस्तान आपत्ति जता रहा है। और आपत्ति जताने के कारण क्या है कि निरंतर जो है एक तरीके से क्या है, हट धर्मिता, हट्ठी वाला स्वभाव की बार बार आपत्ति जताएगा तो कहीं ना कहीं हमारा कार्य प्रभावित होगा। इसके लिए यहाँ तक कि उससे 2013 की बात है कि वो हेग जो कि इंटरनेशनल न्याय, वो आपका न्यायालय है जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, वहां पे भी उसने अपनी जो है दरखास्त लगाई थी कि भाई ये जो है इस संधि का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि भारत जो है कुछ नदियों पर कुछ परियोजनाएं बना रहा है जैसे कि किशन गंगा जो है जल विद्युत परियोजना। भारत ने बोला कि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जो इस संधि का उल्लंघन हो रहा है और चूंकि बार बार इस तरीके का नोटिस जारी करने से हमारा काम प्रभावित हो रहा है, आपत्ति जताने से, इसलिए भारत ने बोला कि अब इस संधि में कुछ आवश्यकता है संशोधन की और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने नोटिस जारी किया किसको, पाकिस्तान को। आइए बात कर लेते हैं इस संधि के बारे में जो कि 1960 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी जल समझौता, नाम से पता चल रहा है सिंधु, और सिंधु से संबंधित उसकी सहायक नदियां, 5 सहायक नदियां, उसी के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संधि हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु जल संधि जो कि सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं उन्हीं के अधिकतम उपयोग की किस तरीके से इन नदियों का उपयोग किया जाए ताकि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद ना आए और शांति से चीजें हम दोनों जो है मिलकर के इन नदियों का इस्तेमाल करते रहे। तो ये संधि की गई थी। कब किया, किसके किसके, भारत और पाकिस्तान के मध्य ये संधि किया था, ये समझौता हुआ था। कब हुआ था, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा ये 1960 में हुआ था। कहाँ, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। देखिए कराची में हुआ था और ये मध्यस्थता किसने की थी दोस्तों, विश्व बैंक ने। ध्यान रखिएगा विश्व बैंक की मध्यस्थता में इस संधि को किया गया था और उस समय जो था इस संधि पर हस्ताक्षर देखिए किसने किया था, तो तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जो उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खां, उनके द्वारा जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उस समय विश्व बैंक का प्रमुख कौन था जो यहाँ पे जो है मध्यस्थता का कार्य किया था, आप मुझे बताएंगे। इस संधि के देखिए शर्तें क्या थी जो संधि हुई 1960 में विश्व बैंक की मध्यक्षता में। इसमें क्या किया, नदियों को पूरब और पश्चिम बांटा गया, यानी कि वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर। तो जो ध्यान रखिएगा वेस्टर्न रिवर थे 3, कौन कौन सी, सिंधु, चेनाब, झेलम, इन पे जो है अधिकार दिया गया, अप्रतिबंधित अधिकार, मतलब कोई किसी को रोकेगा नहीं, पानी को अधिकार दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन कुछ शर्तें भी रखेगी कि भारत जो है, ऐसा नहीं, भारत भी कुछ इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। भारत जैसे कुछ कार्य जैसे गैर उपभोग, जैसे सीमित सिंचाई का उपयोग कर सकता है, उसके पानी का नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकता है, मछली पकड़ने का कार्य कर सकता है, आदि को जो है कर सकता है, यानी कि कुछ कार्य भारत भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल आप ही का रहेगा। लेकिन बाकी की जो 3 नदियां थी जो ईस्टर्न रिवर्स थे, यानी कि सतलज, यहाँ पे रावी, व्यास और सतलज, उन पे क्या किया गया, उन नदियों को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित कर दिया गया। पूरी तरीके से वो भारत ही इसका इस्तेमाल करेगा 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने बताया कि भारत कुछ इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि 80% जो हिस्सा था वेस्टर्न रिवर का, उसमें क्या किया गया, वो 80% हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान पे। बाकी जो 20% बचा वो भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। और भारत के लिए ये भी कहा गया कि भारत जो है पश्चिमी नदियों पे जो वेस्टर्न रिवर है उन पर वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, ठीक है। रन ऑफ द रिवर के रूप में पन बिजली परियोजना है वो निर्माण कर सकता है। रन ऑफ द रिवर दोस्तों, जैसे कि नदियां बह रही हैं
इनके धारा को रोका नहीं जाता है, कोई भी तरह का बांध वाद बना करके इनके पानी को स्टोर करने की कोशिश नहीं किया जाता, यानी कि उसके प्रवाह की जो दिशा है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। और रन ऑफ द रिवर यानी कि बहती हुई नदी पे टरबाइन वगैरह लगा करके एक तरीके से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो इससे देखिए नदी का जल जो है वो तो प्रभावित नहीं हो रहा, वो तो चलता चला जा रहा है और टरबाइन घूम रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अपना उत्पादन कर रहा है बिजली का। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की परमिशन दी गई थी कि पश्चिमी नदियों पे भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, और इसी का इस्तेमाल करके ये जो छूट भारत को दी गई है, भारत जो है इसी के वजह से पश्चिमी नदियों पर कुछ अपने प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जैसे कि किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। इसी के तहत ध्यान रखिएगा, देखिए अभी हमने बात किया कि जम्मू कश्मीर की जो बांदीपुर है वहां पे किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। ठीक है, किशन गंगा देखिए झेलम नदी की सहायक नदी है, और झेलम नदी हम लोगों ने क्या देखा कि जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, ये वेस्टर्न रिवर्स है जिसपे ज्यादा अधिकार किसका है, पाकिस्तान का है। और यहाँ पे झेलम की एक सहायक नदी किशन गंगा नदी, उसी पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में। और जो है पाकिस्तान बार बार इस परियोजना का विरोध कर रहा है, आपत्ति जता रहा है, वो कह रहा है कि ये जो किशन गंगा नदी पर जो परियोजना बनाई जा रही है उससे जो है किशन गंगा नदी का प्रवाह क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि ये नदी बह करके पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो किशन गंगा नदी जो कि फ्लो करती, जो कि झेलम की सहायक नदी है, ये बहती हुई पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। और बार बार पाकिस्तान इसी बात को उठाता है कि भाई अगर तुमने कुछ इस पे परियोजना वगैरह बनाई तो इसका तो प्रभाव, इसका जो प्रवाह है वो प्रभावित होगा। भारत कहता है नहीं, मैं किसी भी संधि का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, मैं तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रहा हूं, क्योंकि किशन गंगा जो जल विद्युत परियोजना है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिएगा 330 मेगावाट की उसकी जो है क्षमता है, और भारत जो है इसी बात को कह रहा है कि मैं किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूं जो संधि का उल्लंघन हो रहा हो। इसी के साथ साथ देखा जाए जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा जिले में ध्यान रखिएगा जो चिनाब नदी है उस पर एक 850 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है रतले पन बिजली परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमने क्या देखा, झेलम नदी की जो सहायक नदी है किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, उस पर कौन सा प्रोजेक्ट, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, बांदीपुर जम्मू कश्मीर। वहीं दूसरा जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नदी पर है, चिनाब नदी पर, क्या नाम है, रतले पन बिजली परियोजना। तो इसका निर्माण कर रहा है, जिस कारण से ये जो संधि है पुनः चर्चा में आई। 2016 में यूपीएससी में भी एग्जाम में पूछा गया था, पीटी में आपके क्वेश्चंस पूछा गया, मेंस में जो लोग दे रहे होंगे यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, वहां से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज का अगला और लास्ट फैक्ट्स ऑफ द डे की छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आइए, सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट है कि 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की किसने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन के द्वारा किया गया है। वहीं देखा जाए नाटो के पूर्व जनरल थे जो आपका देखा जाए पेट्र पावेल, ये कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। वहीं देखा जाए ग्रीस के स्टेफानोस यहाँ पे सितसितास को हराकर 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। देखिए अभी हम लोगों ने कल ही बात किया ना, महिला एकल का खिताब किसने जीता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ठीक है, ग्रीस के स्टेफानोस को इन्होंने हराया है। ठीक है, वही बात करें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक 91 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं कौन, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं, उनका नाम क्या है, साबा कुरैशी। ठीक है, साबा कुरैशी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, इनकी भारत यात्रा पे ही रहे हैं। तो दोस्तों ये था
आज का हमारा करंट अफेयर्स जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आज डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहा है और आप लोग को पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं भूलें, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो लोग इस बार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल तो अब वो पीटी पे ज्यादा फोकस हो जाए, समय कम है, फिर उसके बाद जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए। आप लोग रेगुलर करंट अफेयर्स फॉलो करिए। मैं इस बात से श्योरिटी देती हूँ कि अगर डेली करंट अफेयर्स आप इसी क्लास को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं मिलेगी, हर चीज आपको यहीं पे उपलब्ध होगा। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, जो आंसर मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दें। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।